हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं नर्सिंग फाउंडेशन का अगला चैप्टर लेकर आ गई हूँ। उसका नाम है हमारा प्रमोटिंग सेफ्टी इन हेल्थ केयर इन्वायरमेंट या हेल्थ केयर सेटिंग। ठीक है, तो इसमें हमारा आ गया क्या क्या फैक्टर इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम हेल्थ केयर इन्वायरमेंट की बात करें तो हेल्थ केयर इन्वायरमेंट में हमारा उसका फिजिकल इन्वायरमेंट जो भी है वो सब कुछ आ जाता है। उसमें हमारे क्या हमारा टेम्परेचर भी आ जाएगा, उसकी ह्यूमिडिटी क्या होगी, ठीक है, किस तरीके से उसमें वेंटिलेशन प्रेजेंट होगा, लाइटनिंग, ये सब कुछ इसमें आ जाती है। ये बहुत ईजी सा चैप्टर है। ठीक है, बस इसमें जो होता है एक गो थ्रू कर लेना है, रन कर लेना है, एक बार सब कुछ पढ़ लेना है। ठीक है, बहुत ही ईजी सा चैप्टर है, बहुत ही कॉमन सा चैप्टर है, कुछ भी इसमें बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो फिजिकल इन्वायरमेंट इन हेल्थ केयर सेटिंग। ठीक है, हेल्थ केयर इन्वायरमेंट में हमारा आ गया फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो फिजिकल इन्वायरमेंट की अगर बात आ गई तो सबसे पहला इसमें आ गया हमारा टेम्परेचर। ठीक है, कितना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होना चाहिए इन डिफरेंट सेटिंग ऑफ द हेल्थ केयर सेटिंग। ठीक है, इन डिफरेंट एरिया ऑफ द हेल्थ केयर सेटिंग। Maintaining a safe physical environment prevent infection, promote comfort and improve the recovery and ensure the staff safety। तो एक जनरल जो होता है इसमें मीनिंग दिया गया है कि टेम्परेचर मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है। ठीक, तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया, जैसे कि मैंने बताया एक हॉस्पिटल सेटिंग में आईसीयू भी है, ठीक है, एनआईसीयू भी है, जनरल वार्ड भी है। ठीक, तो इस तरीके से अलग अलग पेशेंट के कंडीशन, उनके नीड के अकॉर्डिंग एरिया प्रिपेयर किए गए होते, ओटी होते हैं, जिसमें स्पेशल फिजिकल कंडीशन मेंटेन किया जाता है ताकि पेशेंट जो होता है कंफर्टेबल एक तो रह सके और उनके केयर में जो होता है वो प्रॉपर उनको फैसिलिटेट किया जा सके और ट्रीटमेंट उनका अच्छा हो सके। ठीक है, तो फिजिकल इन्वायरमेंट का भी एक रोल होता है। ठीक, तो टेम्परेचर में अब जैसे कि हमारी ओटी की बात कर ली जाए तो ओटी का टेम्परेचर अलग होता है। ठीक है, ओटी में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है ताकि क्या हो, सर्जरी जो भी प्रोसेस की जा रही है वो कंटिन्यू की जा सके। ठीक है, कंफर्टेबली उसको जो होता है परफॉर्म किया जा सके। तो आइडियल रूम टेम्परेचर इसमें क्या दिया, आइडियल रूम टेम्परेचर कितना है, 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फॉर अडल्ट पेशेंट इतना होना चाहिए एंड प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, डिहाइड्रेशन एंड डिस्कम्फर्ट। ये वो कंडीशन है, ठीक है, जिनको प्रिवेंट करने के लिए ये आइडियल टेम्परेचर मेंटेन होना ज़रूरी है। ठीक है, स्पेशल एरियाज आईसीयू, नियोनेटल यूनिट रिक्वायर स्ट्रिक्ट टेम्परेचर मॉनिटरिंग, क्योंकि उस कंडीशन में एक तो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी उसमें मशीनें हैं, उनको भी जो होता है वर्क करने के लिए स्पेशल जो होता है वो टेम्परेचर चाहिए होता है, और पेशेंट के केयर के लिए भी जो होता है एक स्टेबल स्पेशल टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। नर्सेस शुड एडजस्ट ब्लैंकेट, क्लॉथिंग, रूम थर्मोस्टेट एज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अलग अलग सेटिंग में अलग अलग तरीके से टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, अगला जो हमारा इसमें आता है फिजिकल इन्वायरमेंट में ही ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो एक ह्यूमिडिटी का जो लेवल है, ठीक, वो किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। ठीक, तो आइडियल ह्यूमिडिटी जो होती है वो कितना परसेंट, 30 to 60% जो होती है, इतना जो होता है मेंटेन होना चाहिए। ठीक, अगर इससे एक्सेस हो रहा है तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी एंड रेस्पिरेटरी कंफर्ट। ठीक है, इसके लिए ये ह्यूमिडिटी होना बहुत ज़रूरी है। फिर लो ह्यूमिडिटी क्या कर सकता है, ड्राई स्किन, थ्रोट इरिटेशन, और हाई ह्यूमिडिटी क्या कर सकता है, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मोल्ड। ठीक, तो बहुत ज़रूरी है कि एक जो होता है स्पेसिफिक लेवल, इतने लेवल तक इसको मेंटेन किया जा सके। ठीक, तो फिजिकल इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी का भी रोल है। अगला जो क्या है, अगला जो फिजिकल कंपोनेंट है इन्वायरमेंट में वो नॉइज कंट्रोल। ठीक है, नॉइज कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है। ठीक, पहले तो पेशेंट को कंफर्टेबल करने के लिए, प्रॉपर वर्किंग के लिए, कम्युनिकेशन गैप को कम करने के लिए, एरर कम करने के लिए, इन सब के लिए जो होता है नॉइज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नॉइज कंट्रोल इसमें क्या है, एक्सेस नॉइज कॉज क्या क्या कर सकता है, स्ट्रेस कर सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस, इंक्रीजिंग बीपी एंड पल्स, पेशेंट के वाइटल्स में फ्लक्चुएशन आ सकती है। ठीक है, तो पेशेंट के कंफर्ट के लिए जो होता है एक अच्छा जो होता है नॉइज लेवल, या फिर एक कम, जितना भी मिनिमम हो सके उतना मेंटेन होना चाहिए। ठीक, मेंटेन क्वाइट इन्वायरमेंट। ठीक, स्पीकिंग सॉफ्टली, मिनिमाइज अलार्म साउंड,
क्लोजिंग द डोर। अच्छा हाँ, अगर नॉइज जो होगा, जो एक्सटर्नल नॉइज है, अगर वो कम होगा तो अलार्म जो भी इमरजेंसी कंडीशन में जो होते हैं, ठीक है, वो क्लियरली सुनाई देंगे। इसका भी एक कॉज है, ठीक है, कि नॉइज जो होता है, ये भी एक कॉज है कि नॉइज को क्या करना है, जो एक्सटर्नल जो बहुत ही डिस्टर्बिंग है उन्हें कम करना है हॉस्पिटल सेटिंग्स में, ठीक है। क्लोजिंग डोर जेंटली एंड रिस्ट्रिक्ट विजिटर वन नीडेड, ठीक है, क्राउडेड एरिया नहीं होने देना, क्योंकि क्राउड होगा तो नॉइज और इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ मेजर्स जो होते हैं, कुछ एक्शंस होते हैं जो कि लिए जाते हैं नॉइज को कम करने के लिए। तो अगला जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, वेंटिलेशन, ठीक है। तो वेंटिलेशन जो है वो बहुत नेसेसरी है, ठीक है, क्योंकि एयर का मूवमेंट, ठीक है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होना बहुत नेसेसरी है, ठीक, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, ठीक है। इस इमेज में देखिए, पॉजिटिव एयर फ्लो, ठीक है, नेगेटिव एयर प्रेशर, एयर फोर्स्ड आउट, ठीक है, एक तरीके से एक डायरेक्शन में, ठीक है, एक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन में एयर मूवमेंट हेल्प करता है। पहला तो ये है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर में है, ठीक है, एयर में मौजूद है, वो क्या है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर है तो वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, इसमें भी वो मेंटेन करने में हेल्प करता है। ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, इनको भी जो होता है बैलेंस रखने में ये हेल्प करता है। तो वेंटिलेशन बहुत नेसेसरी है और पेशेंट के कंफर्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो इंश्योर फ्रेश एयर सर्कुलेशन, सबसे मेन जो इसका पर्पस है ये है, इंश्योर करता है फ्रेश एयर सर्कुलेशन को। और क्या है, एंड रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रिवेंट एयरबॉर्न इन्फेक्शन, ठीक, क्योंकि फ्रेश एयर है तो एयर जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर के साथ क्या होते हैं, वो बाहर जाते रहते हैं, तो ये जो होता है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को भी कम करने में हेल्प कर सकता है। एंड प्रॉपर वेंटिलेशन इंक्लूड विंडोज, एग्जॉस्ट सिस्टम, ये जो होते हैं प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक। एंड HVAC सिस्टम, ठीक। आइसोलेशन रूम में रिक्वायर्ड नेगेटिव प्रेशर, ठीक है, नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन, इस तरीके का सिस्टम क्या है, मेंटेन करना है वर्ड्स में, ठीक है। अगला जो कंपोनेंट है हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट, वो क्या है, लाइटनिंग। लाइटनिंग क्यों नेसेसरी है, एडिक्वेट लाइटनिंग होना बहुत नेसेसरी है। एक तो पहले तो पेशेंट कंफर्ट तो हर किसी में आता है, लेकिन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग असेसमेंट, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ठीक है, एडुकेट लाइटनिंग होना जरूरी है, क्योंकि क्या करता है, अगर नहीं होगा तो वो एरर करवा सकता है, ठीक है, मेडिकल एरर करवा सकता है, जो कि पेशेंट के लिए भी क्या हो सकता है, सेफ्टी का जो होता है एक तरीके से कारण बन सकता है, सेफ्टी इशू का। फिर इसमें क्या दिया गया, एडुकेट लाइटनिंग प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड एरर्स, ठीक है, एक्सीडेंट एंड एरर को प्रिवेंट करता है। एंड नेचुरल लाइट प्रमोट हीलिंग एंड साइकोलॉजिकल कंफर्ट, ठीक है, इसलिए भी लाइटनिंग एडुकेट होना जरूरी है। एंड प्रोसीजर्स एंड पेशेंट कंफर्ट के लिए भी लाइटनिंग एडुकेट होना जरूरी है, जैसा कि मैंने बताया, ठीक। अगला क्या कंपोनेंट होना, मेंटेन होना जरूरी है फिजिकल इन्वायरमेंट में, वो है ओडर कंट्रोल। ओडर कंट्रोल कितने तरीके से कर सकते हैं, पहली बात तो प्रॉपर जितना भी क्लीनिंग है, इन्वायरमेंट है, फ्लोर क्लीनिंग, इक्विपमेंट क्लीनिंग, जो भी सराउंडिंग एरिया है, वार्ड एरिया है, पेशेंट एरिया, वो सबका प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, ठीक है। पेशेंट से रिलेटेड जितने भी वेस्ट जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, वेस्ट जनरेट हो रहे हैं, उनका प्रॉपर जो होता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर उनका होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से स्टोरेज होना चाहिए, सेग्रीगेशन होना चाहिए और ट्रांसफ़र होना चाहिए, ठीक है, ताकि एक्यूमुलेट ना हो और इन्फेक्शन ना बढ़े और ओडर जो होता है वो स्प्रेड ना हो वार्ड एरिया में जहाँ भी पेशेंट रह रहे हैं, ठीक। इस तरीके से जो होता है ओडर कंट्रोल हॉस्पिटल सेटिंग में किया जाता है। अनप्लीजेंट ओडर इंडिकेट पुअर हाइजीन, क्या पुअर हाइजीन एंड इन्फेक्शन को ये इंडिकेट करता है, ठीक है। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है, जो भी बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहे हैं ड्यूरिंग द केयर, ड्यूरिंग द प्रोसीजर, उनका प्रॉपर डिस्पोजल प्रोसेस जो भी है वो करना। एंड रेगुलर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है। एंड एडिक्वेट वेंटिलेशन, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया एयर, फ्रेश एयर जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस जो होते हैं, वेंटिलेशन में फ्रेश एयर आते रहते हैं, तो ये भी ओडर को रिमूव करने में हेल्प करता है। एंड इमीडिएट रिमूवल ऑफ सॉलिड लिनेन, ठीक है। तो इस तरीके से ओडर जो होता है वो कंट्रोल किया जा सकता है इन मेजर्स को फॉलो करके वार्ड सेटिंग में। अगला जो कंपोनेंट है वो क्या है, पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल क्यों, अब जितने भी पेस्ट जो होते हैं वो हो सकते हैं वार्ड एरिया में, तो क्या कर सकते हैं, ये पेशेंट के लिए क्या कर सकते हैं, जो होता है उनकी सेफ्टी में क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है। उनको एक तो उनको पहले से ही डिजीज़ है, वो और एक्स्ट्रा डिजीज़ बढ़ा देंगे, ठीक है, इन्फेक्शन करके। तो पेस्ट कंट्रोल ज़रूरी है, ठीक है। तो पेस्ट कंट्रोल के लिए क्या करना है, ठीक, क्या मेजर है, इंसेक्ट्स और रोडेंट्स जो भी होते हैं उनके द्वारा जो भी इन्फेक्शन होते हैं उनको प्रिवेंट करना है, इसका पर्पज़ है।
ठीक, क्या मेजर्स होंगे? रेगुलर पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज, उनको हॉस्पिटल में कंडक्ट करवाना है। ठीक, क्लीन सराउंडिंग जो भी है उनको क्लीनिंग करवानी है, प्रॉपर फूड स्टोरेज होनी चाहिए, एंड सीलिंग क्रैक्स एंड ओपनिंग्स। ठीक है, ताकि जो होते हैं बहुत ज़्यादा जो होता है रॉडेंट्स वगैरह के लिए और इंसेक्ट्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेस ना हो। ठीक है, वार्ड वगैरह में, तो इस तरीके से इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना है। ठीक है, तो अगला जो हमारा ये टेबल है कि कितने फिजिकल इन्वायरमेंट में कंपोनेंट होते हैं, क्या उनका जो होता है एक आइडियल पर्पस होता है, ये सब कुछ जो होता है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ये समरी टेबल है। तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। ठीक, इसको बस जस्ट एक टेबल है, आप किस तरीके से इसको याद रख सकते हैं एक क्विक रिव्यू के लिए। ठीक, फिर अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? रिडक्शन ऑफ फिजिकल हजार्ड इन हेल्थ केयर सेटिंग। ठीक है, किस तरीके से फिजिकल हजार्ड को हम कम कर सकते हैं। अब उस फिजिकल हजार्ड में लिया गया है यहाँ पर फायर एंड एक्सीडेंट, फायर और एक्सीडेंट जो कि मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है हॉस्पिटल सेटिंग में। ठीक है, फिजिकल हजार्ड इन द हॉस्पिटल मेनली इंक्लूड फायर हजार्ड। ठीक है, मेनली इंक्लूड फायर हजार्ड एंड एक्सीडेंट इंजरीज। अच्छा, आप लोग जो होता है कमेंट करिएगा या फिर सोचिएगा, बताइएगा कि हॉस्पिटल्स में फायर एक्सीडेंट्स क्यों ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो क्या ऐसी कमियां आती हैं, किसमें ऐसा कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस तरीके के जो होते हैं एक्सीडेंट्स को कम किया जा सके। ठीक है, तो प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स रिड्यूस रिस्क ऑफ पेशेंट, स्टाफ एंड विजिटर। ठीक है, इसमें आते हैं हमारा फायर रिस्क और एक्सीडेंट रिस्क। तो फायर रिस्क को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ठीक, तो इसमें आगे हमारा कीप द एक्सटिंग्विशर एक्सेस। ठीक है, एक्सटिंग्विशर एक्सेसिबल एंड रेगुलरली चेक। तो जो भी वहाँ पर प्रोवाइड किया गया है एक्सटिंग्विशर, उसका प्रॉपर वर्किंग चेक होना चाहिए कि फंक्शनिंग में वो है या नहीं है। ड्यूरिंग द एक्सीडेंट ऐसा होता है कि वो फंक्शनिंग में नहीं है, तो फिर जो होता है फायर कंट्रोल करने में हेल्प ही नहीं मिलेगी। तो ये हॉस्पिटल्स में प्रिपेयर होना, हमेशा रेडी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, एंश्योर प्रॉपर इलेक्ट्रिकल वायरिंग, प्रॉपर इलेक्ट्रिकल वायरिंग, उसकी रेगुलर चेकअप, उसमें देखना है कि कोई भी जो होता है फॉल्ट ना हो, उसकी चेकिंग, सॉकेट्स वगैरह, ओवरलोडिंग, इन सब की चेकिंग बहुत ज़रूरी है रेगुलरली। ठीक है, ताकि फायर को प्रिवेंट किया जा सके। स्टोर फ्लेमेबल मटेरियल एंड ऑक्सीजन सिलेंडर सेफली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हमारा नर्सेस का रोल आता है कि इनको, क्योंकि उनके पास नॉलेज है, ठीक है, कि क्या है ये फायर कॉजिंग एजेंट है, ये फायर कॉज कर सकते हैं, तो इनको सेपरेटली और अच्छे सेटिंग में केयरफुली स्टोर करना है। एंड मेंटेन क्लियर फायर एग्जिट एंड एस्केप रूट्स। ठीक है, एग्जिट एंड एस्केप रूट्स को हमेशा जो होता है रेडी रखना है। ठीक है, वो रेडी होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि डोर्स क्लोज हो गए तो ओपन ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, वो हमेशा और लोगों को उसके बारे में एजुकेट भी करना है कि किस तरीके से ऐसे सिचुएशन में आप एग्जिट डोर का यूज़ कर सकते हैं या फिर एस्केप रूट्स का यूज़ कर सकते हैं। एंड कंडक्ट रेगुलर फायर ड्रिल्स। ठीक है, रेगुलर फायर ड्रिल्स कि किस तरीके से स्टाफ को जो होता है वो ट्रेन किया जाता है कि ऐसे सिचुएशन में आपको किस तरीके से खुद को सेफ रखना है, और सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट को सेफ रखना है। ठीक, एंड डिस्प्ले फायर सेफ्टी इन इंस्ट्रक्शन इन वार्ड्स। ठीक, और फायर सेफ्टी के लिए जितने भी मेजर्स हैं, जितने भी गाइडलाइंस हैं, उसके बारे में जो होता है, जितने भी क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में इंस्ट्रक्ट करना है और उन्हें एजुकेट करते रहना है। ठीक है, तो इतने मेजर्स को बेसिकली फॉलो करके फायर एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक, एक्सीडेंट प्रिवेंशन। ठीक, तो एक्सीडेंट प्रिवेंशन में हम क्या क्या कर सकते हैं? ठीक, एक्सीडेंट प्रिवेंशन में क्या क्या आता है? फॉल रिस्क आ जाता है। ठीक है, फॉल हो जाए, ठीक, उसमें आ गया। तो मेजर्स क्या होंगे इन एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए? क्या मेजर्स होंगे? तो कीप फ्लोर ड्राई एंड क्लीन। ठीक है, मोस्ट कॉमन रिस्क यही होता है, फॉल। ठीक, तो क्या करना है? फ्लोर को क्लीन रखना है और ड्राई रखना है। ठीक, मेंटेन एडिक्वेट लाइटनिंग, साइड रेल्स ऑन बेड। ऐसा कोई पेशेंट है जो अनकॉन्शियस है, जिसको सपोर्ट की ज़रूरत है या फिर सेफ्टी की ज़रूरत है, तो उनमें हम जो होते हैं इस तरीके के कंफर्टेबल डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए। और फिर क्या करना है? अरेंज इक्विपमेंट प्रॉपरली टू अवॉइड ऑब्स्ट्रक्शन इन पाथवे। ठीक, पाथवे क्लियर रखना है, इक्विपमेंट ऑन द प्लेस होने चाहिए, अपनी साइड पे होने चाहिए। एंड असिस्ट द वीक पेशेंट ड्यूरिंग द एम्बुलेशन। ठीक है,
जो वीक पेशेंट है, जिसको एम्बुलेशन में प्रॉब्लम है, उसको असिस्ट करना है, उसको ऐसे जो होते हैं डिवाइसेस प्रोवाइड करने हैं जो उसे असिस्टेड डिवाइसेस जो कि हेल्प कर सके एम्बुलेशन में, ठीक है। एंड सेफ हैंडलिंग ऑफ शार्प इंस्ट्रूमेंट, ठीक, जो भी शार्प इंस्ट्रूमेंट है उनकी सेफ हैंडलिंग होनी चाहिए, पेशेंट एरिया तक टच नहीं होना चाहिए जिनसे कोई हार्म हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी एक्सीडेंट वगैरह है वो हॉस्पिटल में प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा आ जाता है, हमने जैसे कि बात की है कि फॉल रिस्क, ठीक, तो फॉल रिस्क में हमारा आ गया, सबसे पहले हम जानते हैं कि फॉल रिस्क होता क्या है। तो ऐसे वो सारे मतलब हॉस्पिटल्स में ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि अनकॉन्शियस होते हैं, सेमी कॉन्शियस होते हैं, या फिर कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको ऑर्थोपेडिक्स में चलने में प्रॉब्लम होती है, या फिर कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं, ठीक है, सिनकोप वाले पेशेंट होते हैं जिनको क्या बोलते हैं बार बार जो होता है चक्कर आता है, फेंटिंग आती है, या फिर जो वीक होते हैं, ठीक। तो इनमें रिस्क होता है कि वो क्या हो जाए, फॉल हो जाए, ठीक है। तो अगर फॉल होगा तो वो मेजर इंजरी कॉज कर सकता है, ठीक है, हो सकता है फ्रैक्चर वगैरह हो जाए या फिर और भी ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो ज़रूरी है कि हॉस्पिटल सेटिंग में फॉल रिस्क को प्रिवेंट किया जाए, ठीक है। और ये नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक तो फिजिकल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना, और दूसरा क्या काम होता है कि पेशेंट पे काम करना, पेशेंट को सपोर्ट करना और पेशेंट को असिस्ट करना, ठीक। तो डेफिनेशन इसमें क्या दिया गया है, फॉल रिस्क असेसमेंट इज द सिस्टमैटिक इवेल्युएशन, बेसिकली ये क्या है, एक सिस्टमैटिक इवेल्युएशन है, ठीक है, ऑफ द पेशेंट टू आइडेंटिफाई द लाइकलीहुड ऑफ फॉलिंग, ठीक है, कि उसमें रिस्क कितना डेवलप है फॉलिंग का, ठीक है, उसके कंडीशन को बेसिकली असेस करना है, ठीक। पर्पस क्या होता है फॉल रिस्क असेसमेंट का, तो क्या पर्पस होगा, सिंपल सा पर्पस है कि उसके फॉल को रोकना है, उसकी इंजरी को रोकना है, ठीक। तो सबसे पहला पेशेंट एट रिस्क फॉर फॉल असेस करना है, ठीक, आइडेंटिफाई करना है, फिर इंजरीज, फ्रैक्चर्स एंड कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है, ठीक, इंडिविजुअलाइज नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी, ठीक। तो नर्सिंग इंटरवेंशन के लिए भी जो होता है प्लान करने के लिए भी फॉल रिस्क असेसमेंट जरूरी है, फिर रिड्यूस हॉस्पिटल एक्सीडेंट्स एंड मेडिकल लीगल इश्यूज, ठीक है, इसके लिए भी फॉल रिस्क असेसमेंट जरूरी है, एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर एंड रिकवरी के लिए, एंड एजुकेट द पेशेंट एंड रिलेटिव अबाउट फॉल प्रिवेंशन मेजर्स। तो इन सब पर्पसेस के लिए जो होता है फॉल रिस्क असेसमेंट जो होता है वो जरूरी है। तो एक क्विक निमोनिक है, सेफ कैसे हम पर्पसेस याद रख सकते हैं, तो इसमें बहुत सिंपल सा है। फॉल रिस्क असेसमेंट में दो तरीके के टूल दिए हैं। पहला जो हमारा टूल है वो क्या है, हमारा हेनरिच फॉल रिस्क असेसमेंट टूल, ठीक है। इसमें क्या है, हेनरिच फॉल रिस्क असेसमेंट में बेसिकली बनाया गया है, कुछ ऐसे कंपोनेंट को इसमें इंक्लूड किया गया है जिनको हम असेस करके मेजर करके हम ये पता कर सकते हैं कि कितनी डिग्री कितने लेवल का रिस्क डेवलप हो चुका है पेशेंट में फॉल होने का, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, हेनरिच फॉल रिस्क मॉडल इज यूज्ड टू क्विकली आइडेंटिफाई पेशेंट रिस्क फॉल स्पेशली इन एक्यूट केयर हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें कंपोनेंट में जो ये दिया गया है, पहला हमारा कंफ्यूजन एंड डिसओरिएंटेशन एंड इम्पल्सिविटी, ठीक है। तो ये वो फैक्टर है, ठीक है, पेशेंट में ये देखना है, ठीक है, ये कितने लेवल का कंफ्यूजन अगर उसमें प्रेजेंट है, ठीक। तो जो होता है डिसओरिएंटेशन, ओरिएंटेड नहीं है, टाइम प्लेस पर्सन, ठीक है, उसका ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है, या फिर इम्पल्सिविटी देखने को मिलती है तो हाई स्कोर जाएगा, ठीक है, कितना 4 स्कोर दिया जाएगा, ठीक, वो वीक दिखता है या फिर बहुत ज़्यादा उसे रिस्क होता है इस तरीके की कंडीशन में फॉल का, ठीक है, 4 स्कोर दिया जाता है। एंड सिम्टोमेटिक डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन के सिम्टम्स, ठीक है, बहुत वीक दिख रहा हो, एकदम इनएक्टिव दिख रहा हो, ठीक ठीक, उसका वॉकिंग, उसका गेट स्टाइल भी बहुत स्लो हो, इनअप्रोप्रिएट हो, तो उस कंडीशन में जो होता है रिस्क होता है फॉल का, और उसको क्या दिया जाता है, 2 स्कोर दिया जाता है इस जो होता है टूल के अकॉर्डिंग। अगला क्या है, अल्टर्ड एलिमिनेशन पैटर्न अगर अल्टर्ड है, इसको असेस करेंगे तो इसमें स्कोरिंग जो होगी वो 1 होगी अगर वो ठीक नहीं होगा, इनअप्रोप्रिएट होगा, ठीक। फिर डिजीनेस एंड वर्टाइगो अगर डेवलप है पेशेंट में तो इस तरीके के कंडीशन में जो होता है 1 स्कोरिंग दी जाएगी। फिर मेल जेंडर, ठीक है, ये फैक्टर भी असेस किया जाता है, ठीक है, इसमें स्कोरिंग जो होती है ये भी एक तरीके का जो होता है रिस्क डेवलप कर सकता है, ठीक। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, अगर इस तरीके का ड्रग चल रहा है तो इसमें जो होता है 2 स्कोरिंग दी जाती है, ठीक।
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बेंजोडाइजेपिन। तो ये सारे जो ड्रग हैं ये चल रहे हैं, इसमें जो होता है रिस्क होता है, डिजीनेस होती है, डिजीनेस हो सकता है, इसकी वजह से रिस्क होता है कि फॉल हो जाए। ठीक, फिर गेट अप एंड गो टेस्ट, ठीक है, एबिलिटी टू रेज फ्रॉम ए चेयर, ठीक है, ये टेस्ट किया जाता है और इसमें 0 to 4 का स्कोर दिया जाता है। इसमें जो होता है हम देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट आगे चेक किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया जाता है, नॉर्मल रेज इन वन मूवमेंट, मतलब कोई पेशेंट है वो चेयर पे बैठा है तो नर्स क्या करेगी, इंस्ट्रक्ट करेगी कि आप चेयर से उठो, ठीक है, तो अगर वो एक अटेम्प्ट में उठ जाता है, ठीक है, नॉर्मल, तो 0 स्कोर है, ठीक है, 0 स्कोर है। और अगर पुशअप सक्सेसफुल इन 1 अटेम्प्ट, ठीक है, थोड़ा फोर्स लगाता है लेकिन एक अटेम्प्ट में उठ जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा फोर्स लगता है पर उठ जाता है, तो उसको 1 स्कोरिंग। ठीक, फिर मल्टीपल अटेम्प्ट बट सक्सेसफुल, ठीक है, कई अटेम्प्ट करता है स्टैंड करने की, तो जो होता है 3रा स्कोर देते हैं। और लास्ट में कई सारे अटेम्प्ट करने के बाद भी अगर वो अनेबल होता है चेयर से जो होता है स्टैंड होने में या वॉक करने में, तो वो क्या आ जाता है, हमारा हाई स्कोर, मतलब हाई रिस्क डेवलप हो गया फॉल के लिए। ठीक, तो इस तरीके से स्कोरिंग की जाती है। ठीक, इंटरप्रिटेशन क्या होगा इसका, स्कोर अगर 5 या 5 के बराबर, 5 से ज़्यादा है या 5 के बराबर है तो हाई रिस्क है फॉल का, और अगर स्कोर 5 से कम है तो लो रिस्क है। इस तरीके से जो होता है हम पेशेंट में फॉल रिस्क असेस कर सकते हैं। ठीक, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा इसके रिगार्डिंग, हाई रिस्क पेशेंट के लिए, ठीक है, तो अप्लाई फॉल रिस्क आइडेंटिफिकेशन बैंड हमने असेस कर लिया, अब हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई उसको कर देना, ताकि कोई भी अगर हेल्थ पर्सन में आए, कोई भी उसकी केयर करने आए तो उसे ये पता होना चाहिए कि हाँ ये पेशेंट रिस्क पे है। ठीक, कीप बेड इन लो पोजीशन विथ ब्रैकर लॉक्ड, ठीक है, लो पोजीशन पे रखता है क्योंकि अगर बहुत हाई हो सकता है कि वो बेड से फॉल हो जाए, या फिर आपको क्या करना है, साइड रेल्स का भी यूज़ करना है। ठीक, प्रोवाइड असिस्टेंस ड्यूरिंग द एम्बुलेशन असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, फैमिली मेम्बर्स को भी एजुकेट कर सकते हैं और नर्सेज खुद भी जो होती है असिस्ट कर सकती हैं। एंश्योर नॉन स्लिपरी फुटवेयर, कंफर्ट डिवाइसेस इस टाइप के पेशेंट को क्या करना है, प्रोवाइड कराने ताकि फॉल रिस्क प्रिवेंट हो सके। मेंटेन एडिक्वेट लाइटनिंग एंड कल्चर फ्री पाथवे, ठीक है, ये जो होता है हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना है फॉल रिस्क प्रिवेंट करने के लिए। एंड फ्रिक्वेंट मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन जो होता है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो हमारा जो स्केल इसमें बताया गया है मॉरिसे स्केल, ठीक है, ये हमारा मॉरिसे स्केल है। मॉरिसे जो होता है असेसमेंट टूल है, असेसमेंट टूल, ठीक है, मॉरिसे असेसमेंट टूल, ये भी जो होता है एक तरीके का टूल है फॉल रिस्क को असेस करने के लिए। इसमें क्या क्या जो होते हैं कंपोनेंट जो होते हैं वो असेस किए जाते हैं। तो सबसे पहला है हमारा हिस्ट्री ऑफ फॉलिंग, कितनी बार जो होता है पेशेंट जो होता है वो फॉल हो चुका है, अकर हो चुका है उसमें विद इन 3 मंथ की हम क्या करेंगे, हिस्ट्री लेंगे। ठीक, अगर यस है, ठीक है, अगर उसे 3 मंथ में फॉल हुआ है, कई बार हुआ, तो उसको क्या करना है 25 स्कोरिंग, ठीक है, और अगर नो है तो 0। फिर अगला क्या है सेकेंडरी डायग्नोसिस, ठीक है, जो उसका प्राइमरी जो डायग्नोसिस है, कोई मान लीजिए कोई डिजीज है, ठीक है, मान लीजिए कोई डिजीज है पर उसके अलावा भी कोई डिजीज डायग्नोस हुआ है, उसके अलावा भी अगर उसे कुछ डिजीज कभी रहा हो, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि कोई अलग कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गया हो उस डिजीज के रिकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, ये भी इसमें असेस किया जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ प्रेजेंट है जो कि उसकी कंडीशन को और क्या कर रहा है, और ज़्यादा सीवियर बना रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उस कंडीशन में 15 स्कोरिंग करेंगे, और अगर नो है तो फिर 0। ठीक, फिर अगला जो कंपोनेंट है वो क्या है, एम्बुलेटरी एड, मतलब किसी भी तरीके का एम्बुलेटरी असिस्टेड डिवाइस का यूज़ किया जा रहा है। ठीक, तो अगर यूज़ कर रहा है तो अगर क्रचेज है, केन है, वॉल्कर है, यूज़ कर रहा है तो 15 स्कोर देंगे, और अगर फर्नीचर सपोर्ट ले रहा है तो 13 स्कोर देंगे। ठीक है, और अगर कुछ नहीं ले रहा है तो 0 स्कोरिंग हो जाएगी। ठीक है, अगला जो क्या है वो आईवी थेरेपी या हेपेरिन लॉक, ठीक है, इस तरीके का जो होता है वो असेसमेंट इसमें करेंगे, ये चेक करेंगे। ठीक, अगर ऐसा कुछ दिया जा रहा है, अगर चल रहा है ये तो यस 20, और अगर नहीं तो 0। ठीक, फिर अगला क्या कंपोनेंट हम असेस करेंगे, गेट एंड ट्रांसफरिंग, ठीक है, किस तरीके का उसका वॉकिंग गेट है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करेंगे। एंड ट्रांसफरिंग,
ठीक। उसके बाद इसमें क्या होगा, अगर नॉर्मल है तो 0, अगर वीक है, चलने में आपको देखने में ही पता चल जाता है, ऑब्जर्व करने में, अगर वीक है तो 10 आएगा और इम्पेयर्ड है तो 20 आएगा। फिर अगला क्या कंपोनेंट है, मेंटल स्टेटस, ठीक है, किस तरीके का है, फॉरगेट्स, लिमिटेशन, ठीक है, मेंटल स्टेटस, डिसओरिएंटेशन, डिजीनेस, ये सारी चीजें अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, यस, स्कोर 15 आएगा और नहीं है तो 0, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा असेसमेंट करके स्कोर कलेक्ट करते हैं हम पायलट्स का। अब इसका हम इंटरप्रिटेशन देखते हैं। इंटरप्रिटेशन में क्या है, अगर 0 से 24, ठीक है, 0 से 24 का अगर है तो उसमें क्या आ जाएगा, रिस्क लेवल, लो रिस्क लेवल है, इतना स्कोर पे लो रिस्क लेवल। और अगर 25 से 44 तक का है तो मॉडरेट, ठीक। और अगर 45 से ज़्यादा है या 45 के इक्वल है तो हाई रिस्क जो होता है वो डेवलप हो जाता है पेशेंट में फॉल के लिए, ठीक है। तो ये जो होता है सेम है, मॉरिस स्केल और हेनरी स्केल का एक कंपैरिजन है कि किस तरीके से जो होता है ये दोनों आपस में डिफरेंट है। तो इसमें ये है कि ये इंक्लूड करता है मेडिकेशन एंड जेंडर, ठीक है, और इसमें क्या है, ब्रॉड फिजिकल फैक्टर इंक्लूड करता है, ठीक। इसमें 0 to 125 स्कोरिंग लिया गया है और इसमें यूजुअली 16 लेस देन 16 है, ठीक। इसमें जो होता है 45 का क्राइटेरिया लिया गया है, उसमें 5 का क्राइटेरिया लिया गया है, ठीक। 5 to 10 मिनट का ये जो होता है ड्यूरेशन होता है इस असेसमेंट का, और 3 to 5 मिनट का जो ये ड्यूरेशन होता है इस असेसमेंट का। तो एक बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है वो हमारे इन दो टूल का यूज़ करके हम फॉल रिस्क जो होता है पेशेंट में असेस कर सकते हैं, ठीक। तो ये न्यूमोनिक है, रिमेंबर रखने के लिए हेनरिच कर सकते हैं। रोल ऑफ नर्स इन प्रोवाइडिंग सेफ एंड क्लीन इन्वायरमेंट, ठीक है। अब हम समझ लें कि सेफ एंड क्लीन इन्वायरमेंट क्या होता है और किस तरीके से जो होता है, कितने कंपोनेंट होता है, उन्हें मेंटेन करना कितना ज़रूरी होता है। तो रोल ऑफ नर्स जो होता है हम उससे रिलेट करके समझ सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहला ये है कि क्लीनिनेस ऑफ वार्ड, ये नर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप क्लीनिनेस वार्ड की मेंटेन रखनी है, ठीक है। जो भी वार्ड में प्रेजेंट आर्टिकल्स है उनका जो होता है डिसइंफेक्शन, उनकी क्लीनिनेस मेंटेन रखनी है। तो ये सब कुछ नर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेंटेन क्लीन सराउंडिंग एंड इंश्योर रेगुलर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, ठीक। वेस्ट डिस्पोजल, प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये नर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये फॉलो वेस्ट मैनेजमेंट, सिग्रीगेशन एंड प्रॉपर डिस्पोजल मेथड, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए प्रैक्टिस हैंड हाइजीन एंड एसेप्टिक टेक्निक, ये नर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेशेंट सेफ्टी के लिए, पेशेंट सेफ्टी में अगर देखा जाए तो जितने भी कंफर्टेबल डिवाइसेस है, पेशेंट की कंडीशन को असेस करना, उसके अकॉर्डिंग उसे इस तरीके के डिवाइसेस को प्रोवाइड करना ताकि जो होता है, जो भी उसके रिलेटेड रिस्क डेवलप हो रहा है, इंजरी का, एक्सीडेंट का, फॉल का, वो प्रिवेंट हो सके, ये नर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इक्विपमेंट सेफ्टी, वेंटिलेशन, लाइटनिंग, स्पिल मैनेजमेंट, ठीक है। ये स्पिल मैनेजमेंट भी जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्सेज की, ठीक है। क्लीन स्पिल इमीडिएटली टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक। पेस्ट कंट्रोल, ऑब्जर्व, रिपोर्ट पेस्ट इन्फेस्टेशन एंड हेल्थ एजुकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, इस तरीके के जितने भी जो होते हैं एक्शंस लिए जाते हैं ये सब नर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, रोल्स होते हैं, ठीक है। तो हम फिजिकल इन्वायरमेंट से अपना समझ चुके हैं कि किस तरीके से हेल्थ केयर सेटिंग में इन सब का जो होता है रोल होता है, इंपॉर्टेंस होती है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है रीस्ट्रेन। रीस्ट्रेन का क्या मीनिंग समझते हैं आप लोग, ठीक है। तो रीस्ट्रेन का बेसिक मीनिंग ये है कि हम अगर कॉमन लैंग्वेज में हम समझे तो रीस्ट्रेन मतलब बांध देना, ठीक है, बांध देना। लेकिन अगर हम हेल्थ केयर सेटिंग की बात कर रहे हैं तो रीस्ट्रेन का मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी पेशेंट को पकड़ के बांध देंगे, नहीं, ठीक है। हमें उस पेशेंट की फिजिकल मोबिलिटी को कम करना है जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो, या फिर खुद को हार्म कर रहा हो, या फिर सराउंडिंग के हेल्थ केयर पर्सनल्स को हार्म कर रहा हो, अपने रिलेटिव्स को हार्म कर रहा हो, ठीक है। ऐसे कुछ स्पेशल कंडीशन, स्पेशल सिचुएशन में जो होता है पेशेंट की फिजिकल मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो डिवाइसेस जो यूज़ की जाती हैं, जो टेक्निक यूज़ की जाती है, वो सब कुछ हमारा क्या होता है, रिस्ट्रेन होता है, ठीक। डेफिनेशन क्या है, रिस्ट्रेन आर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस और मेजर्स यूज टू रिस्ट्रिक्ट पेशेंट मूवमेंट टू प्रिवेंट इंजरी टू द पेशेंट एंड अदर व्हेन नेसेसरी, ठीक है। पर्पस क्या होता है, प्रिवेंट करना फॉल और एक्सीडेंट इंजरीज को, और रिमूवल ऑफ आईवी कैथेटर एंड
ट्यूब एंड ड्रेसिंग, ठीक है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, बहुत ज़्यादा अनकोऑपरेटिव है, तो उस कंडीशन में इस तरीके के प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए हम रिस्ट्रेन कर सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। पर रजिस्ट्रेशन के लिए भी लीगल गाइडलाइंस हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए भी लीगल गाइडलाइंस फॉलो किए जाते हैं। कंट्रोल वायलेंट एंड अग्रेसिव बिहेवियर, ठीक है, इसके लिए भी मेंटेन थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट एंड पेशेंट सेफ्टी एंड अदर पेशेंट इन हेल्थ केयर स्टाफ, इस तरीके के पर्पस जो होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं। टाइप ऑफ रिस्ट्रेन, कितने टाइप के रिस्ट्रेन जो होता है वो हेल्थ केयर सेटिंग में यूज किए जा सकते हैं। तो पहला है हमारा फिजिकल रिस्ट्रेन। फिजिकल रिस्ट्रेन का मतलब क्या है? फिजिकल रिस्ट्रेन में बॉडी मूवमेंट को कम करना, ठीक है। अब इसमें कैसे करेंगे? इस तरीके के डिवाइसेस होंगे जो कि रिस्ट्रिक्ट करेंगे बॉडी मूवमेंट को, ठीक है। रिस्ट रिस्ट्रेन आ गया, इसमें एंकल रिस्ट्रेन आ गया, एल्बो रिस्ट्रेन, मिड रिस्ट्रेन, ठीक है, बेल्ट्स वगैरह आते हैं, ठीक है, वेस्ट रिस्ट्रेन एंड साइड रेल्स, ठीक है। इस तरीके के कुछ डिवाइसेस होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं रिस्ट्रेन करने के लिए पेशेंट को, ठीक है। केमिकल रिस्ट्रेन में क्या क्या आते हैं? केमिकल रिस्ट्रेन में ड्रग्स आते हैं, जो भी हमारे मेडिकेशंस होते हैं यूज होते हैं पेशेंट को कंट्रोल करने के लिए। अब लाइक इसमें सिडेटिव्स आ गए, ठीक है, एंटी साइकोटिक ड्रग आ गए और ट्रैंक्विलाइजर्स आ गए। ये क्या करते हैं? बेसिकली पेशेंट के जो एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा मेंटल एक्टिव, उनको थोड़ा सा क्या करते हैं, शांत कर सकते हैं, शांत कर देते हैं। उनकी जो अंदर का जो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड बिहेवियर होता है उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से जो होता है ये केमिकली एक्ट करके पेशेंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक। इन्वायरमेंटल रिस्ट्रेन क्या होता है? रिस्ट्रिक्ट पेशेंट मूवमेंट बाय लॉकिंग डोर्स, सिक्वेंशन रूम्स एंड बैरियर्स, ठीक है। बेसिकली जो पेशेंट का सराउंडिंग है, पेशेंट का इन्वायरमेंट है, उनको रिस्ट्रिक्ट कर देना जो होता है, ये हमारा किस में आता है? इन्वायरमेंटल रिस्ट्रेन में आता है। अब जैसा कि मैंने बात कही कि जो होता है रिस्ट्रेन एक तरीके का एक्शन होता है, इंटरवेंशन होता है जो नर्सेस कर सकते हैं, पर इससे रिलेटेड भी लीगल गाइडलाइंस बनाई गई हैं, ठीक है। हर टाइम पे हर कोई जो होता है ये परफॉर्म नहीं कर सकता है, कुछ स्पेशल सिचुएशन में इसको किया जाता है। तो लीगल इम्प्लीकेशन क्या है? रिस्ट्रेन शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, जब बहुत ज़रूरी हो, ठीक है, एब्सोल्युटली नेसेसरी, एंड आफ्टर ट्राइंग अल्टरनेटिव मेजर्स, पहले अल्टरनेटिव मेजर्स यूज करने हैं, ठीक है। मस्ट बी अप्लाइड ओनली विथ फिजिशियन ऑर्डर, ठीक है। एंड इम्प्रॉपर यूज में लीड टू लीगल एक्शन और वॉल्यूशन ऑफ द पेशेंट राइट, ठीक है। ये मेडिको लीगल इशू कॉज कर सकता है, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी लीगल गाइडलाइन बनाई गई हैं रिगार्डिंग टू द रिस्ट्रेन पॉलिसी उसको फॉलो करना है। एंड मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन इज मैंडेटरी एंड रिस्ट्रेन मस्ट बी रिमूव्ड एज अर्ली एज पॉसिबल व्हेन द पेशेंट बिकम सेफ, ठीक है। और जब भी आप रिस्ट्रेन कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पेशेंट को हर 15 मिनट पे जो होता है कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते रहें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने बांध दिया और आप चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक। फिर इसमें कंसेंट भी आता है। कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द पेशेंट रिलेटिव व्हेन एवर पॉसिबल, ठीक है। कंसेंट होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल, रीज़न फॉर अप्लाइंग रिसेंट, ठीक है, क्यों किया जा रहा है ये सब कुछ उन्हें एक्सप्लेन करना है। किस टाइप का रिस्ट्रेन आप यूज़ करो ये भी उन्हें बताना है। एंड ड्यूरेशन ऑफ यूज़, कितने समय तक है ये कंपोनेंट, ये तीनों उस कंसेंट में मेंशन होने चाहिए, ठीक। एंड इमरजेंसी सिचुएशन, रिस्ट्रेन मे बी अप्लाइड फर्स्ट फॉर सेफ्टी बट कंसेंट शुड बी ऑब्टेन एज सुन एज पॉसिबल आफ्टरवर्ड, ठीक है। कंसेंट लेना ज़रूरी है इमरजेंसी में भी, ठीक। तो ये जो होता है एक समरी टेबल है, इसको तो आप रिव्यू कर सकते हैं, ठीक। एप्लीकेशन ऑफ रिस्ट्रेन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ, अगर रिस्ट्रेन की बात करें तो इसमें यही बेसिकली मीनिंग कह रहा है कि किस तरीके से जो भी हमारे जितने भी टाइप के रिस्ट्रेन हैं उनको आप पेशेंट पे इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक। तो इसमें आगे जो होता है स्किल क्या क्या नीडेड है ये समझने वाली बात है, ठीक है। क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक, नर्सेस में। तो सबसे पहली बात तो असेसमेंट स्किल, ठीक है। असेस करना तो आना चाहिए कि एक्चुअल में पेशेंट को नीड तो है रिस्ट्रेन की, कि ऐसे ही रिस्ट्रेन कर देना है। असेस नीड फॉर रिस्ट्रेन, ठीक है। लास्ट, आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रिस्क कॉजिंग है, ठीक है।
चेक फिजिकल कंडीशन, स्किन इंटीग्रिटी एंड सर्कुलेशन, ठीक है, ये सब कुछ आपको चेक करना है, असेस करना है। ऐसा नहीं कि आपने हाथ बांध दिया और जो होता है उसका सर्कुलेशन सही नहीं है तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें असेस करनी ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं अच्छी होगी तो आप पेशेंट को और जो पेशेंट के रिलेटिव्स हैं उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि आप क्यों रिस्ट्रेन कर रहे हैं, और ये मेडिको लीगल इशू भी कॉज करवा सकता है, कॉन्फ्लिक्ट कॉज करवा सकता है, ठीक। तो एक्सप्लेन प्रोसीजर पेशेंट एंड रिलेटिव्स इसके लिए ज़रूरी है, एंड यूज़ काम एंड रीजनेबल रीअश्योरिंग अप्रोच एंड प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट, ठीक है, इस कंडीशन में। तो कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल होनी चाहिए। सिलेक्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ साइज ऑफ रिस्ट्रेन, किस टाइप का जो होता है नीड है उसके अकॉर्डिंग टेक्निकल स्किल भी होनी चाहिए। अप्लाई रिस्ट्रेन करेक्टली एंड सेफली ताकि कोई हार्म ना हो पेशेंट को, एंड क्विक रिलीज नॉट, ठीक है, टाई और नॉट्स, अगर आप इस तरीके के रिस्ट्रेन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें ये होना चाहिए। एंड इंश्योर रिस्ट्रेन इज अटैच टू बेड फ्रेम एंड नॉट साइड रेल्स, ठीक है, तो इस तरीके से टेक्निकल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। और अगला जो हमारा स्किल है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग स्किल, जो कि मैंने पहले बताया, ठीक है, ये तो कंपलसरी है होना, ठीक है। मॉनिटर सर्कुलेशन, ठीक है, आपको सर्कुलेशन, पल्स, टेम्परेचर, वाइटल्स मॉनिटर करते रहने हैं। चेक एवरी 15 to 30 मिनट एज पर पॉलिसी, एंड रिमूव रिस्ट्रेंट एवरी 2 आवर टू प्रोवाइड केयर एंड ROM एक्सरसाइज, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। अगला क्या स्किल होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन स्किल, ठीक, तो रिकॉर्ड रीजन, क्यों रिस्ट्रेन किया गया, वाई, टाइप कौन सा यूज़ किया गया, टाइम कितने, ड्यूरेशन एंड पेशेंट रिस्पॉन्स क्या था, और मॉनिटरिंग डिटेल्स क्या थे, ये सब कुछ प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन उसका होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के स्किल्स जो होते हैं वो नर्सेस में प्रेजेंट होने चाहिए रिस्ट्रेन के लिए, ठीक। अगला जो टॉपिक है इसमें प्रैक्टिस गाइडलाइन फॉर रिस्ट्रेन यूज, ठीक है, तो क्या क्या गाइडलाइन है, क्या प्रैक्टिस गाइडलाइन है, ठीक है। तो यूज एज लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है, पहला गाइडलाइन। ट्राई अल्टरनेटिव फर्स्ट, इसका मतलब क्या है, पहले आपको डायरेक्ट रिस्ट्रेन पे नहीं जाना, अल्टरनेटिव्स यूज़ करने हैं, ठीक है, अगर उससे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जा रही है तो रिस्ट्रेन अवॉइड करना है, ठीक। लाइक रीओरिएंटेशन, फैमिली प्रिजर्व्स एंड डाइवर्जन, इस तरीके की टेक्निक्स का यूज़ करना है। एंड फिजिशियन ऑर्डर ऑब्टेन करना, रिटन मेडिकल ऑर्डर, ये होना ही चाहिए, ठीक है, ये होना ही चाहिए। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, पेशेंट रिलेटिव्स का इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर अगला क्या गाइडलाइन फॉलो होना चाहिए, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेथड, कम से कम रिस्ट्रिक्टिव मेथड, बहुत ज़्यादा फोर्सफुल मेथड नहीं यूज़ करना है रिस्ट्रेन में, ठीक है। यूज़ द मिनिमम लेवल ऑफ रिस्ट्रेन एज नेसेसरी, प्रॉपर एप्लीकेशन, डू नॉट टाई टू टाइट, अलाउ 2 फिंगर स्पेस, ठीक है, ये होना चाहिए। एंड सिक्योर मूवेबल पार्ट ऑफ द बेड फ्रेम, ठीक है, जो भी बेड फ्रेम का मूवेबल पार्ट है उसको सिक्योर करना है, तो ये गाइडलाइन फॉलो होना चाहिए रिस्ट्रेन प्रोसीजर में, ठीक है। अगला क्या है, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग, ये तो हमारा पहले से ही था, ठीक है, सर्कुलेशन चेक करना, स्किन कंडीशन, कंफर्ट लेवल एंड मेंटल स्टेटस। फिर बेसिक नीड्स जो भी है, बेसिक केयर, बेसिक नीड्स की उनको प्रोवाइड करते रहना है रिस्ट्रेन के दौरान भी, ठीक है। फूड एंड फ्लूइड्स, एलिमिनेशन नीड्स को ध्यान में रखना है, एंड हाइजीन एंड केयर एंड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं फॉलो करने हैं गाइडलाइन में हमें, ठीक। और लास्ट में जितना भी जल्दी हो सके पेशेंट को रिस्ट्रेन फ्री कर देना है, ठीक है, तो ये सारे गाइडलाइन फॉलो किए जाते हैं, ठीक। अच्छा, अब इसमें बताया गया है अगला कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है रिस्ट्रेन का, ठीक है, अगर इम्प्रॉपर रिस्ट्रेन है तो क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, ठीक। तो सबसे पहले अगर क्या होगा, स्किन इंजरी होगा क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा टाइट बांधा हुआ है, ठीक है, तो स्किन इंजरी एंड प्रेशर सोर होगा, ठीक है। इम्पेयर्ड सर्कुलेशन हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकती है, एंड साइकोलॉजिकल ट्रामा एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, सबसे ज़्यादा तो इसका असर ये देखने को मिले साइकोलॉजिकल ट्रामा, मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा देखा जाए, ठीक। तो ये तो उसका एक समरी टेबल है, क्विक न्यूमोनिक रिमेंबर करने के लिए, सेफ केयर, ठीक है। अब जो होता है हमारा अगला टॉपिक शुरू हो चुका है और वो है हमारा सेफ्टी डिवाइसेस, ठीक है। तो सेफ्टी डिवाइसेस क्या क्या यूज़ होती हैं, ठीक, हमने
जो होते हैं रिस्क पढ़ लिए, एक्सीडेंट पढ़ लिया, फॉल पढ़ लिया। अब क्या डिवाइसेस यूज़ हो सकते हैं, आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या डिवाइसेस यूज़ होंगे। तो उसमें सबसे पहले जो होता है, अपने साइड रेल्स जो होंगे वो देखे होंगे हॉस्पिटल्स में, वो कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है, बेड के साइड पे इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, जो कि पेशेंट को क्या करते हैं, साइड से सपोर्ट करते हैं और फॉल रिस्क को प्रिवेंट करते हैं बेड से, ठीक, इस तरीके के होते हैं। यूज क्या होता है, प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम फॉलिंग आउट फ्रॉम बेड, ठीक है, प्रोवाइड सपोर्ट वाइल टर्निंग और रीपोजिशनिंग, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एंड हेल्प कंफ्यूज अनकॉन्शियस पेशेंट रिमेन सेफ इन बेड, ठीक है। बेनिफिट क्या होगा साइड रेल का, ठीक है, तो रिड्यूस करता है इंजरी को एंड फ्रैक्चर को, ठीक, और क्या, पेशेंट कॉन्फिडेंस एंड सिक्योरिटी, पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड असिस्ट करता है नर्सेस को इन सेफ पेशेंट पोजिशनिंग, ठीक है, पोजिशनिंग में भी हेल्प करता है, ड्यूरिंग द प्रोसीजर में भी हेल्प करता है, ठीक, तो इसका बेनिफिट है। अगला जो है वो क्या है, ग्रैब बार्स, ठीक है, ग्रैब बार्स कैसे होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं टॉयलेट्स वगैरह में, ठीक है, इस तरीके से जो होते हैं एरियाज में जो होते हैं वो लगाए जाते हैं, ताकि उनको होल्ड करके जो होता है, जिनको भी फॉल रिस्क का जो होता है डेवलप हुआ रहता है, उनको थोड़ा सपोर्ट मिल सके, ठीक है। यूजेस क्या होते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट ड्यूरिंग द स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड ट्रांसफरिंग, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, हेल्प पेशेंट मेंटेन बैलेंस इन बाथरूम एंड बेड एरियाज, ठीक है, हेल्प करते हैं। बेनिफिट क्या है, ये स्लिपेज और फॉलिंग को प्रिवेंट करते हैं, इंडिपेंडेंस इन मोबिलिटी, ठीक है, इंडिपेंडेंस खुद विथ सपोर्ट ऑफ ग्रैब बार वो खुद भी मूव कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से ये हेल्प करता है, एंड कॉन्फिडेंस एंड स्टेबिलिटी को बूस्ट करते हैं, ठीक है, ये सारे जो डिवाइसेस इस तरीके से जो होते हैं हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा कॉल अलार्म, ठीक है, किस तरीके से कॉल अलार्म, कॉल करके हेल्प करने वाला, ठीक है, तो किस तरीके से आपको जो होता है हेल्प मांगना है उसके बारे में जो होता है एजुकेट इसमें बताया जाता है, ठीक है, बताया गया है कैसे आपके फ़ोन कॉल्स वगैरह का यूज़ करना हॉस्पिटल में हेल्प मांगने के लिए, ठीक, तो यूज़ क्या होता है, इसका यूजेस क्या है, अलर्ट नर्सेज व्हेन हाई रिस्क पेशेंट अटेम्प्ट टू गेट आउट ऑफ बेड, ठीक है, कॉल अलार्म्स, ठीक, फिर मॉनिटर पेशेंट मूवमेंट एंड कंटिन्यूटी, ये करते हैं, एंड प्रोवाइड अर्ली मॉर्निंग टू प्रिवेंट फॉल, अर्ली वार्निंग देते हैं, एंड क्विक नर्सिंग रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, एंड पेशेंट सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से ये हेल्प करते हैं। और अगला क्या होता है, नॉन स्किल्ड स्लीपर्स, नॉन स्किल्ड स्लीपर्स में कुछ इस तरीके के जो होते हैं स्लीपर्स डिज़ाइन किए गए होते हैं जो कि फ्लोर पे स्लिपरी नहीं होते, ठीक है, तो ये बेसिकली जिनमें फॉल रिस्क डेवलप हुआ रहता है, हाई फॉल रिस्क पेशेंट को प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से जो होता है वो दिखते हैं। यूज़ क्या होता है, वॉर्न बाय पेशेंट वाइल वॉकिंग एंड एम्बुलेटिंग, ठीक है, प्रोवाइड फर्म ग्रिप एंड फ्लोर सरफेस, ठीक, इसका ये यूज़ होता है। बेनिफिट क्या है, स्लिपेज एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करते हैं, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस ड्यूरिंग द वॉकिंग प्रोवाइड करते हैं, एंड फॉल रिस्क जो होता है एल्डरली और वीक पेशेंट में क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ये इसका यूज़ होता है, ठीक, तो ये हमारा डिवाइसेस का एक क्विक रिवीजन है, किस तरीके का डिवाइस यूज़ होता है हेल्थ केयर सेटिंग में, तो ठीक है, क्या बेनिफिट होता है, एक समरी टेबल है। तो हमने इस चैप्टर में क्या जो होते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट होता है हेल्थ केयर सेटिंग में, उनके क्या कंपोनेंट होता है और क्या क्या जो होता है मेजर्स उनको मेंटेन करने के लिए फॉलो किए जाते हैं, ठीक है, वो हमने पढ़ लिए, ठीक है, हमने रीस्ट्रेन पढ़ लिया क्या होता है, हमने पढ़ लिया डिवाइसेस क्या होते हैं, ठीक है, हमने इन सबको इजी में पढ़ लिया, ये बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस एक बार जो होता है इसे गो थ्रू करना है, ठीक, तो पढ़ते रहिए और खुश रहिए।